श्रोताओं, मैं आदेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी में। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं नागपुर शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल भाई पारक से उनके सामाजिक कार्यों की जीवन यात्रा के बारे में आदेश जैन से बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए हैं नागपुर शहर के सफल व्यवसायी एवं जाने माने समाज सेवक प्रफुल्ल भाई पारक, जिनसे हम उनकी सामाजिक कार्य की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार प्रफुल्ल जी। नमस्कार प्रफुल्ल जी, जैसा कि आप सामाजिक कार्य से जुड़े हैं जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा और क्या आपको सामाजिक कार्य में रुचि बचपन से ही थी? हम 5 भाइयों का परिवार है। पिताजी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते थे और उनको कार्य करते देखते हुए हमें भी उसकी प्रेरणा बचपन से ही लगी। और जहाँ तक मुझे याद आता है, मेरी उम्र के 16-17 साल से सामाजिक क्षेत्र में पिताजी के साथ साथ ये काम करने का मौका मिला और बस वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। जी, यानी कहीं न कहीं परिवार का पूरा प्रभाव था आपके ऊपर, जिसके कारण आप सामाजिक क्षेत्र में आए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, जैसे कि आप एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है, भारतीय जैन संगठन जी, तो इस संस्था में यानी सामाजिक कार्य की शुरुआत आपकी कैसे हुई? जैसे मैंने कहा, मैं 16-17 साल की उम्र से सामाजिक क्षेत्र में नागपुर में एक्टिव था, काम करता था पिताजी के साथ साथ जी। लेकिन 1992 में पूना के भारतीय जैन संगठन के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और इस संस्था के संस्थापक भी थे आदरणीय शांतिलाल जी मुथा। उनसे मेरी मुलाकात हुई 1992 अगस्त में। वो गोंदिया जाना चाह रहे थे किसी कार्यक्रम में, वो प्रमुख अतिथि थे। पूना से फ्लाई करके नागपुर आए और नागपुर से गोंदिया तक सुबह उनके साथ जाना और शाम को उनके साथ वापस आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये एक दिन जो मैं आदरणीय शांतिलाल जी मुथा के साथ में व्यतीत किया, उसमें उनके विचार को जानने समझने का मुझे मौका मिला। और मुझे ऐसा लगा कि आज के ज़माने में सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, ये रियल और जेन्युइन सामाजिक क्षेत्र है, रियल और जेन्युइन सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं उनके प्रति आकर्षित हुआ और फिर धीरे धीरे भारतीय जैन संगठन के प्रति आकर्षित हुआ और इस तरीके से मेरा लगाव भारतीय जैन संगठन के साथ में हो गया। जी प्रफुल्ल जी, जैसे कि भारतीय जैन संगठन सामाजिक क्षेत्र के बहुत से अलग अलग प्रकार के कार्य कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को भारतीय जैन संगठन के विभिन्न उपक्रमों के बारे में जानकारी दीजिए। भारतीय जैन संगठन 3 वर्टिकल्स पे काम करती है। सामाजिक उत्थान, आपदा प्रबंधन और शिक्षा। जी, ये 3 क्षेत्रों में काम करती है। सामाजिक उत्थान में हर घर की अलग अलग उम्र की जो ज़रूरतें हैं उस पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि घर में एक छोटा बच्चा होता है तो उसका करियर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है परिवार के लोगों के लिए। तो बच्चों का करियर का विकास कैसे हो, बच्चों के करियर को चूज करने का डायमेंशन कैसे हो, इसका साइंटिफिक तरीका क्या हो, इसके लिए स्टूडेंट असेसमेंट प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया जी, जिससे बच्चों को 36 बिंदुओं के ऊपर माप किया जाता है और उनके रुचि, उनके इंटरेस्ट, उनके एबिलिटी के आधार पर उनको गाइड किया जाता है कि उनके लिए बेहतर क्षेत्र कौन सा होगा हायर एजुकेशन के लिए। इस तरीके से एक परिवार के बच्चे के बारे में बात की, उनके एजुकेशन के बारे में बात की। यही बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़के लड़कियां कॉलेज में जाते हैं। अब लड़कियां कॉलेज में जाती है तो परिवार का
एक फियर फैक्टर रहता है, एक चिंता का विषय रहता है कि बेटी की सुरक्षा जी। तो हमने उसके ऊपर अध्ययन किया, उस पर काम करना शुरू किया और स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग नाम का एक 2 दिन का वर्कशॉप डिज़ाइन किया कि आज के ज़माने में बेटियों ने जीना कैसे चाहिए, अपना निर्णय स्वयं ने कैसे करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति का सामना किस तरीके से करना चाहिए। 2 दिन के वर्कशॉप में बेटियों को ट्रेन किया जाता है जी। अभी कॉलेज करने के बाद बच्चे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में अगर बाहर आए तो परिवार के सामने 2 प्रश्न होते हैं। एक होता है कि अभी इनका व्यवसाय और इनका विवाह, हम ये दोनों क्षेत्र में काम करते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में हम 2 विषय पर काम कर रहे हैं कि इस बदले हुए ज़माने में लड़के लड़कियों ने नए व्यवसाय को कैसे देखना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, कौन से क्षेत्र में व्यवसाय के कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, मर्जर कैसे हो सकते हैं, एक्विजिशन कैसे हो सकते हैं, इसका एक्सपोजर कैसे मिल सकता है, रिनाउंड लोगों के एक्सपर्टाइज ओपिनियन के साथ हम रूबरू कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर हम काफ़ी ढेर सारा काम करते हैं जी। और इसके साथ साथ विवाह एक दूसरा विषय होता है इस एज में। आज के जमाने में, इस बदले हुए जमाने में विवाह तय करना ये अत्यधिक कठिन काम है। पहले के ज़माने में विवाह तय करवा के देने में रिश्तेदार और जान पहचान के लोग मदद करते थे। आज ये मदद का अभाव हो गया है, कोई किसी के विवाह तय करवाने के बीच में पड़ता नहीं है। उसका बेसिक कारण भी है कि कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता आज, और इसलिए विवाह ढंग से समय से तय नहीं हो पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या लगभग हर घर में है, चाहे घर एजुकेटेड हो, चाहे घर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड हो, चाहे कितना ही अच्छा परिवार हो, नामी परिवार हो, समृद्ध परिवार हो, हर घर में ये तकलीफ है। और इस तकलीफ के लिए मैट्रिमोनियल मीट करना, परिचय सम्मेलन आयोजित करना और एक ही दिन में एक ही स्थान पर अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक, हाईली क्वालिफाइड हैं तो सारे हाईली क्वालिफाइड, बिलो ग्रेजुएट है तो सारे बिलो ग्रेजुएट, अर्बन क्लास के हैं तो सिर्फ अर्बन क्लास के, रूरल क्लास के तो रूरल क्लास के, ऐसे सेग्रीगेट करके, इवन री मैरिजेस के कैंडिडेट ऐसे सेग्रीगेट करके अलग अलग कैंडिडेट्स का समूह जमा करते हैं और एक ही दिन में एक लड़का या एक लड़की के लिए 50-50, 100-100 प्रपोजल व्यक्तिगत सामने देखने को मिलते हैं, उनके पूरे बायोडाटा के साथ, प्रिंटेड बायोडाटा के साथ। इस विषय पे काम करते हैं और इसके साथ साथ विवाह हो गया, व्यवसाय लग गया, तो आज के ज़माने में विवाह तय होना जितना डिफ़िकल्ट टास्क है, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है विवाह को बनाए रखना, विवाह में हार्मनी रखना। बिल्कुल सही बात। और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में भी तलाक का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 20 साल पहले तलाक ये विषय बहुत ही रेयर सुनने को मिलता था। आज आए दिन लोगों के तलाक सुनने को मिलते हैं, चाहे रिश्ता 5-10 दिन का हो, चाहे रिश्ता 6 महीने साल भर का हो, चाहे रिश्ता 10 साल 15 साल का हो, तलाक की केसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो इस विषय पे भी भारतीय जैन संगठन काम कर रही है और रिश्ता मीठा है वो और मीठा कैसे रहे, रिश्ते में मिठास है, इसमें प्रगाढ़ता कैसे हो, इसके लिए हमने एम्पावरमेंट ऑफ कपल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग नाम का 1 दिन का वर्कशॉप डिजाइन किया है और लेस देन 10 years ऑफ मैरिज के कैंडिडेट्स को इसमें बुलाकर इनके साथ वर्कशॉप करते हैं। ये हमारा सामाजिक क्षेत्र का एरिया है जो हमारा पहला वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पिछले 30 साल में जितने मेजर डिजास्टर इंडिया में हुए हैं, हमारे देश में हुए हैं, उसमें लगभग सब में ही भारतीय जैन संगठन ने अपना योगदान दिया है। मुझे मौका मिला 2001 में गुजरात के अर्थक्वेक में जाकर वहाँ करीब 45 दिन रहकर वहाँ पर सेवा कार्य करने का। 2004 की जो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में, वहाँ लगभग मैं 15 महीने रहकर वहाँ पर सेवा कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। 2005 में जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक आया, वहाँ भी लगभग 1.5 महीने जाकर रहकर वहाँ पर सेवा कार्य करने का मौका मिला। उसके पश्चात नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, वहाँ भी लगभग 2 महीने जाकर सेवा करने का मौका मिला। इस तरीके से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम करने का कृपा रही भगवान की कि हम इसमें लोगों की मदद कर सकें। बिल्कुल। और तीसरा हमारा वर्टिकल है वो है शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। तो डायरेक्ट एजुकेशन एक्टिविटी में तो एक संस्था, एक सामाजिक संस्था पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इसके लिए
तंत्र है सरकार का जी। और NCERT, SCERT ये लोग ही करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है जो भी रिसेंटली अभी आई भी है नई पॉलिसी, इसी के अंतर्गत हमारे देश की एजुकेशन प्रणाली चलती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाई में से उनको संस्कार कैसे मिलें, इसके ऊपर हमने फोकस किया और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसको हमने नाम दिया है मूल्यवर्धन। और ये मूल्यवर्धन पे शुरुआती 3 साल भारतीय जैन संगठन ने इस पे रिसर्च किया, इस पे एक्सपर्ट लोग लगाए, इस पे हमने डिज़ाइन करने का काम किया, इसको इम्प्लीमेंट करने का लगभग 538 स्कूलों में बीड़ जिले की हमने पायलट प्रोजेक्ट रन किया और इस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़कर काम कर रहे हैं। जी प्रफुल्ल जी, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इन कार्यक्रमों में, इन उपक्रमों को चलाते समय आपका क्या अनुभव रहा? कोई विशेष अनुभव? बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो, और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, तो कई मौक़ों पर अनुभव आए हैं। मैं एक मैरिज का अनुभव आपको बताता हूँ, जैसे हम मैट्रिमोनी पे काम करते हैं। एक परिवार, एक लड़का लड़की ऑलरेडी मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक बेटा था और वो दोनों जन संयुक्त रूप से मेरे पास आए और कहा कि हमारी आपस में पटती नहीं है और हमारे को साथ में रहना नहीं है। और मैंने दोनों की बात को बहुत डिटेल में सुना, समझा, और समझने के बाद में मैं खुद ऐसे इस आकलन पे पहुंचा कि ये मिसमैच है मैरिज का। हालांकि उनको एक बच्चा था उस समय, करीब 4-4.5 साल का। अच्छा। और मुझे लगा कि ये मिसमैच है और उसमें मैंने उनको दोनों को, कभी मैक्सिमम समय तो ऐसे होता है कि अपन कोशिश करते हैं कि इनका वापस जम जाए, लेकिन जब मिसमैच ही दिखने लगता है तो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उनका जमाना ठीक नहीं है। तो मैंने दोनों को सलाह दी कि आप दोनों अलग हो जाएं तो ही बेहतर है। अच्छा। और वो दोनों भी चाहते थे कि हम अलग ही हो जाएं। वो मेरे पास आने का विशेष कारण ये था कि जो बच्चा है, माँ चाहती थी कि मैं अपने साथ रखूं और पिताजी चाहते थे कि मैं अपने साथ रखूं। अच्छा। और दोनों की बात समझकर मुझे ऐसा लगा कि बच्चा पिताजी के साथ ज़्यादा तरीके से रह पाएगा। वैसे नेचुरल कोर्स में माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन मुझे बातचीत से ऐसा लगा कि मदर की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को उतनी बेहतर तरीके से टेक केयर नहीं कर सकती। और इनके आपसी दुर्भाव का वजह भी यही था कि बच्चे की टेक केयर वो फादर जैसे चाहते थे, मदर वैसे कर नहीं पा रही थी और मदर छोड़ना नहीं चाहती थी नेचुरल रीजंस की वजह से। तो मैंने मदर को समझाया कि अगर तुम बच्चा इसके साथ दे दोगी तो बच्चा इसके साथ अच्छे से तो रहेगा, बच्चा भी चाह रहा है कि उसके साथ रहे, पिताजी के प्रति ज़्यादा आकर्षित है वो। और तुम्हारा रीमैरिज होना और तुम्हारा रीसेटलिंग होना विदाउट चाइल्ड ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकेगा। इस तरीके से समझाने के बाद उसने एग्री कर लिया उस बात को और दोनों अलग अलग हो गए। और उसके बाद में जो हमारा रीमैरिज परिचय सम्मेलन होता है उसमें वो लड़का अपने बेटे के साथ एज ए पार्टिसिपेंट आया और उसमें उसका मैरिज एक कैंडिडेट के साथ जम रहा था। और मैंने एक एड ऑन वहाँ बताया कि ये लड़के को और इसके बच्चे को मैं जानता हूँ, इस फैमिली को मैं पहचानता हूँ, तो उस वजह से उसको और एक एड ऑन हेल्प भी हो गई उस बात से और उन दोनों की मैरिज हो गई। और आज उनकी एक लड़की भी है वो वाले रिश्ते से, तो अब उनके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा पहले से ही था और एक बेटी भी हो गई है। और ये चारों लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रहते हैं। उनको देख के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ज़िंदगी में अच्छा काम किया है। और ऐसे ढेर सारे अनुभव हैं। जी, वाकई में ये अनुभव सुन के मुझे ऐसा लगता है कि सफलतापूर्वक आपका कार्य ये चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे। प्रफुल्ल जी, भूकंपग्रस्त क्षेत्र में और सुनामी अंडमान निकोबार में भी आपने काम किया है, तो उसके कुछ अनुभव हमारे सुनने वालों को आप बताएंगे? जी ज़रूर। अक्सर ऐसा होता है कि जब जो प्राकृतिक आपदा आती है, हमारे देश में भावना प्रधान लोग हैं और आपदा कहीं पर भी आए, लोग अपने अपने शहर में, अपनी बस्ती में 5-25 लोगों का समूह बनाकर मदद के लिए, बड़ी आपदा अगर आती है तो मदद के लिए मदद जमा करने के लिए निकलते हैं। 25-50 लोग मदद जमा करने के लिए निकलते हैं। 2-3-4 दिन घूम के मदद जमा कर ली, एक आध ट्रक सामान जमा कर लिया, कुछ पैसे जमा कर लिए। अब वो जहाँ पर आपदा आई है वहाँ देने जाना है, तो 50 जन मिलके मदद जमा कर रहे हैं, लेकिन जाने के लिए 4 लोग मिलना मुश्किल हो जाता है कि जाएगा कौन, देगा कौन। फिर 4 लोग तैयार होते हैं कि चलो अपन ये वाले 4 लोग जाएंगे। वो जाते हैं 4 लोग मदद देने के लिए। अब वो जहाँ पहुँचते हैं मदद के लिए, वो आपदाग्रस्त क्षेत्र है
वहां पर सबसे पहले मदद खुद को ही लगती जाने वाले को, कि अब हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे कहाँ, हम नहाएंगे कहाँ, हमारा दिनचर्या कैसी करेंगे जी। और ये सामान बांटेंगे किसको, मदद देनी किसको है, ये सारी चीजों के लिए भी कोई मददगार चाहिए जी। तो हमने ऐसा महसूस किया कि जाके एक बार मदद कर दी किसी को, एक ट्रक 2 ट्रक मदद लेकर गए, कुछ पैसे लेकर गए, वो किसी को दे दिया आपने और वहां से लौट के आ गए, उसके बाद उनका क्या हुआ उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जी, बहुत सही बोले। भारतीय जैन संगठन जिस आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी मदद करने गई, वहां 2-2, 4-4, 6-6 महीना, साल, 1.5 साल रहकर हमने मदद की है। अच्छा। गुजरात के 2001 के अर्थक्वेक में 26 जनवरी 2001 को गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र की रैली चल रही थी सुबह 8 बजे बच्चों की। आपने अगर सुना होगा, आपको याद होगा। हाँ। तो हम ऐसी जगह जाते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और ढेर सारी मदद करते हैं। प्रफुल्ल जी, वाकई में आपकी संस्था समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रफुल्ल जी, मैं चाहूँगा कि आपका कोई मनपसंद गीत जो हमारे श्रोताओं को मैं सुनाऊं आकाशवाणी के माध्यम से। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है, जरूर। तो आइए सुनते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। प्रफुल्ल जी, आप व्यवसाय से भी जुड़े हैं जी। और साथ में सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, तो व्यवसाय और सामाजिक कार्य जी। इसके बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? सामाजिक कार्य करने के लिए मन चाहिए, जी। पैशन चाहिए। और अगर सामाजिक कार्य करने का पैशन है तो युवावस्था में सामाजिक क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसा मेरा शुरू से मानना था। जी। और चूंकि मेरा मानना था कि अर्ली एज में सामाजिक क्षेत्र में आना और व्यापक रूप से सामाजिक काम करना, कुछ छुटपुट काम करना वो सामाजिक कार्य नहीं होता है। कुछ ठोस विषय को हाथ में लेकर जिसमें लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके, इम्पैक्टफुल काम करने की इच्छा थी। और इसके लिए बिजनेस का नेचर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन डेवलप कर लिया अपना कि पैसिव इनकम होनी चाहिए। बिजनेस में टाइम न देते हुए, कम से कम वक्त देते हुए प्रॉपर इनकम हो, इस तरीके का मैंने अपने व्यवसाय को डिज़ाइन किया और मैं उसको बहुत सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ। क्या बात इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। और सामाजिक क्षेत्र के लिए भरपूर टाइम मेरे पास है और मैं अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। प्रफुल्ल जी, जैसे कि आप युवाओं की समस्याओं को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और आप जब भी युवाओं के बीच में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, आज की नई जनरेशन के बीच में जाते हैं, तो वहाँ आप बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेते हैं, चाहे कोई भी उम्र का युवा हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके तरीके से सोचें। ये डिफरेंट जनरेशन है और ये जनरेशन के सोचने का तौर तरीका एकदम अलग है। मैं अपने मन में इस तरीके का विचार रखता हूँ कि हमारी जनरेशन से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जनरेशन है ये अगली जनरेशन, और मैं उस बात का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चूँकि मेरा मन इस तरीके का है कि मैं उनको इंटेलिजेंट मानता हूँ, मैं अपने से नेक्स्ट जनरेशन को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उनके साथ तालमेल मेरा बहुत अच्छे से बैठ जाता है। आम तौर पर मेरी पीढ़ी के लोगों को ये वाला तालमेल बिठाने में जो कठिनाई आती है वो यही आती है कि हम अपने आप को ही बड़ा समझने लगते हैं और हम उससे नीचे उतर ही नहीं पाते, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके और युवाओं के बीच में कहीं गैप नहीं लगती, ऐसा अनुभव रहा है? उनकी लैंग्वेज बोलना, उनकी भाषा बोलना, उनके सोच के साथ अपनी सोच मिला के रखना, उनसे लर्निंग प्रोसेस लेना, उनसे सीखने का बहुत कुछ होता है जी। तो ये सारी चीज़ों में इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका नॉलेज एनहांस भी होता है और आप उनके साथ में बने भी रह सकते हो। जी। प्रफुल्ल जी, जैसे कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आपका सामाजिक कार्य राष्ट्रीय स्तर पर है जी। और राष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण आप सामाजिक कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। ऐसी व्यस्तता के बीच आपके परिवार का सहयोग किस प्रकार रहता है? बिना परिवार के सहयोग के ये कुछ कर ही नहीं सकते जी। परिवार को कई बार दुर्लक्ष्य करना पड़ता है, परिवार का बहुत सेक्रीफाइस होता है। काम दिखता है कि मैं अकेला कर रहा हूँ अपने परिवार में से, और उसकी वजह से कहीं थोड़ा बहुत कुछ नाम होता है तो वो भी मेरा ही होता है, लेकिन इसका सारा का सारा क्रेडिट पूरे परिवार को है। और अगर परिवार साथ न दे तो ये सब चीज़ करना डिफ़िकल्टी नहीं है, असंभव है जी। इसलिए सारा का सारा क्रेडिट इन सारे कामों का अगर किसी को है तो वो पूरे परिवार को है। प्रफुल्ल जी, जैसे कि आपने अलग अलग उपक्रमों में कार्य किए हैं,
जैसे एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, एम्पावरमेंट ऑफ बॉयज़, एम्पावरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ कपल्स। तो ऐसे अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें से ऐसा कुछ और विशेष मतलब अनुभव आपके, मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों से शेयर करें। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम मैंने आपको बताया, 2 दिन की वर्कशॉप है जी। योग्य निर्णय कैसे लेना, हाँ। हालत का सामना कैसे करना, नए दोस्त कैसे बनाना, दोस्तों में हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप में काम करते हैं, वर्कशॉप में बात करते हैं जी। लोगों को ट्रेन करते हैं। हाँ। मैं साउथ इंडिया में कोयम्बतूर शहर में था, 2 दिन की वर्कशॉप हो रही थी और वर्कशॉप के एंड में गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स और उनके पेरेंट्स की भी एक लास्ट एक सेशन 1 घंटे का पेरेंट्स का भी साथ में होता है जी। तो पेरेंट्स के साथ में गर्ल्स कैंडिडेट थी और वो अपने गर्ल्स कैंडिडेट 2 दिन के अपने अनुभव शेयर कर रही थी जी। और टू माई शॉक एक बिटिया ने कहा कि अगर ये 2 दिन की वर्कशॉप मैं नहीं करती अंकल तो मैं कल अपना घर छोड़ के जाने वाली थी, और अब ये 2 दिन की वर्कशॉप करने के बाद में मैंने अपना निर्णय बदल दिया है और मेरी मन के अंदर की जो भी तकलीफ़ें हैं मैं रहूँगी अपने परिवार के साथ। तो ऐसे अनुभव आते हैं और इसी से काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। जाते जाते मैं चाहूँगा प्रफुल्ल जी कि आज के युवाओं को, आज के हमारे देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप फॉर्चुनेट हो कि आपको आज बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है। आप फॉर्चुनेट हो कि आपके पास में आपके फैमिली का फिनेंशियल बैकिंग भी है, मतलब आपके पास फिनेंशियल बैकिंग भी है, एजुकेशन भी है और आज के ग्रो करने की सारी ज़रूरतें आपके पास में है। एक चीज़ की कमी अगर आपको महसूस होती हो कि आपके जीवन में है और वो है एक्सपोजर, दुनिया देखी नहीं है, तो मेरा निवेदन है दुनिया देखिए, घूमिए। लर्निंग प्रोसेस घर से बाहर निकलने से होता है। देश विदेश जाइए, नए नए लोगों से मिलिए और इससे बहुत एनहांसमेंट होता है हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे काम करने के तरीके पे, और शायद आपके ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करे। बहुत सुंदर बात कही प्रफुल्ल जी आपने। प्रफुल्ल जी, आज आप हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप इस तरह के सामाजिक कार्य करते हुए राष्ट्र हित में कार्य करते रहें। इसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज आप हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आकाशवाणी नागपुर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल भाई पारक से आदेश जैन की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सचिन लाडोले। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।